सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा निमहंस को। निमहंस ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, और अभी इसको हेल्थ प्रमोशन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। पुरस्कार की बात करें, इस पुरस्कार को कौन देता है, मैंने आपको बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है। पुरस्कार का नाम याद रखना, नेल्सन मंडेला पुरस्कार है। कब से दिया जा रहा है? 2019 से। हेल्थ सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। देखो पहले WHO की भी बात कर लेते हैं क्योंकि यही ये पुरस्कार देता है। तो तीन चीजें याद रखना, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष कौन है? तेद्रोस अधानोम है। बाकी नेल्सन मंडेला जी के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है तो उनकी भी हमें पता होना चाहिए कुछ बातें। आप जानते ही होंगे वे साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, या यूं कहूं कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे थे 1994 से लेकर 99 तक। उन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी को भारत में बापू कहते हैं ना, वैसे ही उनको वहां पे मदीबा कहते हैं। मदीबा का अर्थ होता है पिता के समान। और आपको बता दूं कि उन्हें 1993 में शांति का, पीस का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और मैंने आपको बताया है कि हमारा जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसे आप कहते हो भारत रत्न, वो 2 विदेशी नागरिकों को मिल चुका है। बताया ना मैंने आपको, कई बार बताया ना। उसमें से एक यही है, नेल्सन मंडेला जी। अब दूसरे विदेशी नागरिक कौन है, इसका उत्तर आप लोग देंगे। और इनके सम्मान में एक दिवस भी होता है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, वो 18 जुलाई को मनाते हैं। तो इनसे संबंधित ये कुछ पॉइंट्स आपको याद होने ही चाहिए। बाकी ये ऑप्शन मैंने आपके लिए खास लिखे हैं, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल, अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 इनको मिला था संस्थागत श्रेणी में, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। और गीता प्रेस गोरखपुर आप जानते हो 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये नाम भी याद रखना, अली अबू अव्वाद और डैनियल बरेन बोइम। क्यों याद रखना? अभी इंदिरा गांधी पुरस्कार इनको मिला था। ऊपर वाला जो है ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है और ये इंदिरा गांधी पुरस्कार है, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया, आप कंफ्यूज न हो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी याद रखना, भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट जो कि सोलर एनर्जी पर, सौर ऊर्जा पर आधारित है, और ये अभी शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। मतलब है तो ये सोलर प्लांट ही, लेकिन आपको पता है सोलर प्लांट में क्या होता है, दिन में सूर्य की एनर्जी से ऊर्जा बनती है, रात के टाइम पे सूर्य नहीं होता तो एनर्जी नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या करा इन्होंने, बैटरी भी रख दी है। तो बैटरी दिन के समय चार्ज हो जाएगी और रात के समय इस बैटरी से ही ऊर्जा ले लेंगे। तो मतलब इस प्लांट में दिन में भी एनर्जी मिलती रहेगी जो सूरज की रोशनी से मिलेगी, और रात में भी एनर्जी मिलती रहेगी जो कि बैटरी से मिलेगी जो कि दिन में चार्ज हो गई थी। तो इसीलिए कहा यह भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सोलर एनर्जी प्लांट है। कहां पे शुरू हुआ? याद रखना, छत्तीसगढ़ में। और इसमें कहा गया कि हर दिन 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मैट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इसको किसने बनाया, इसकी स्थापना किसने की? सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने। बनाने में लागत आई 960 करोड़ रुपए। और इस प्लांट को आप यूं भी कह सकते हैं ये देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। अब यहाँ पे सोलर से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराऊंगा जो कि आपकी न्यूज में रहे और सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे कि आपको याद होगा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना था? गुजरात का मोढेरा गांव। दिल्ली एयरपोर्ट ये बना था पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश का पहला सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया था गांधीनगर गुजरात में। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर जो ओमकारेश्वर बांध है ना वहां पे। और देश का पहला सोलर सिटी ये मध्य प्रदेश का सांची है। और जो दीव शहर है वो दिन के पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बना था। मेघालय सरकार ने, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना शुरू किया था। और अगर पूछूं कि भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में, कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। अच्छा, भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक अभी बनकर तैयार हुआ, कहां पे? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर।
और अगर मैं आपसे पूछूं प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कब शुरू किया गया था? फरवरी 2019 में। कुसुम मतलब होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। और अभी वैसे लेटेस्ट आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को यानी कि 22 जनवरी 2024 को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिले। छतों पे सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी ताकि उससे बिजली मिले। इससे भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा और लोगों को कम दाम में बिजली भी उपलब्ध हो सकेगी। और अभी अंतरिम बजट में हमने देखा भी था, इसमें घोषणा भी की गई थी कि जो लोग सूर्योदय योजना का फायदा लेंगे या इसके अंतर्गत आएंगे उन्हें 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त में दी जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप में से कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं अभी पॉइंट टू पॉइंट। हमने अभी उल्टे से चालू किया है। दिसंबर हमने कंप्लीट कर लिया, नवंबर कंप्लीट कर लिया, अक्टूबर आजकल में खत्म हो जाएगा, फिर हम सितंबर की तरफ मूव करेंगे। स्टार्टिंग से हम वैसे कर चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वो हम पहले कर चुके हैं, वो हमने अक्टूबर के महीने में ही कर लिया था खत्म। और अभी जनवरी से हमने फिर से स्टार्ट किया करना और इस 1 महीने में हमने ये 3 महीने खत्म कर लिए। वो जो वीडियो होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता है, 10-11 मिनट का मैं वीडियो रखता हूँ ताकि आपका ज्यादा समय भी नहीं जाए और अपने पूरे दिन में से केवल 10-12 मिनट निकाल करके आप धीरे धीरे 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी रिवीजन भी आपका होता रहे। अगर पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो कम से कम उस बहाने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच कर लोगे। और वहां से अभी जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं आप बताते हो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न बैठ रहे हैं, वही हमें चाहिए और क्या चाहिए। तो वो आप रिवीजन क्लास जरूर अटेंड करें, कम से कम एक बार वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि रिवीजन कैसे करना है। अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हो और आप कि नहीं मैं तो नोट से रिवीजन कर लूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रिवीजन कैसे करना है। और रिवीजन डेली होना चाहिए। या तो आप महीने में 1 दिन रिवीजन कर रहे हो, फिर उस रिवीजन में आप 3 घंटे 4 घंटे बैठ रहे हो जिसमें दिमाग में केवल 10% घुस रहा है। उससे अच्छा है कि आप डेली रिवीजन करो, मात्र 10 मिनट रिवीजन के लिए दो, 3 घंटे नहीं, मात्र 10 मिनट। और उससे आप देखोगे एक तो समय भी कम गया और जितना भी आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में भी घुसेगा। तो यही सही स्ट्रेटेजी होती है। और अगर खुद समय नहीं दे पाते हो तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप खुद से समय नहीं निकाल पाते हो, बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कम से कम आपको करंट अफेयर्स के रिवीजन की, करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं। बस आप मुझे फॉलो कर लो, क्रैक एग्जाम चैनल को फॉलो कर लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज भी बनाता हूँ, पीडीएफ भी आपको देता हूँ, वो सब फ्री में होता है। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बस एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जिस तरह से मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ, तो आप अपने वीडियोस को भी सपोर्ट करें, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें इस वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ इसे शेयर करके। आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। देखते हैं आज आपका कितना सपोर्ट मुझे मिलता है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो आंसर होगा अष्टलक्ष्मी। तो अष्टलक्ष्मी जो रिप्रेजेंट करती है एक तितली को, और अभी इसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का मैस्कॉट यानी कि शुभंकर बनाया गया है। बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024, ये इसका चौथा संस्करण होगा। कहां पे होगा? असम में होगा, असम के गुवाहाटी में। और मैस्कॉट याद रखना है अष्टलक्ष्मी है। 19 से लेके 29 फरवरी 2024 तक ये होंगे। टोटल 20 खेल इसमें शामिल किए जाएंगे, जिसमें 200 यूनिवर्सिटीज के एथलीट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। और इससे पिछला वाला जो हुआ था 2023 में, वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण था। वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसका शुभंकर जीतू था और उसमें टॉप पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। अब आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब जो मैं शीट आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, उससे खेलो इंडिया गेम्स से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे 2023 के और 2024 के। जिसने देख लिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था। बाकी आप ये देखो, अभी जो लेटेस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण हुआ था अभी जनवरी में, ये तमिलनाडु में हुआ था। इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या रहा था? वीर मंगई। इसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु और तीसरे पे हरियाणा था। उसी तरह से अभी 2024 में ये होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये इसका चौथा संस्करण होगा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये होंगे। इसका शुभंकर क्या है? शीन ए शी या शान भी आप बोल दो, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्नो लेपर्ड को, हिम तेंदुए को। ये तीनों हो गए बिल्कुल लेटेस्ट 2024 वाले। अब 2023 में जो इसके पुराने संस्करण थे वो भी रिवीजन में आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी प्रश्न आ सकता है। जिसमें ये तो आप बिल्कुल लेटेस्ट है, देख लो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्योंकि पहली बार ये हुआ अभी दिसंबर में ही हुआ था। कहां पे? नई दिल्ली में। और उसका शुभंकर उज्ज्वला था, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को, और इसमें टॉप पे हरियाणा था।
हमने कहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था 2023 में, वो मध्य प्रदेश में हुआ था। उसका शुभंकर आशा था, उसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो 3रा संस्करण हुआ था 2023 में, वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था और उसमें टॉप पे जम्मू कश्मीर था। तो खेलो इंडिया गेम से ये 3 तरह के मैंने आपको बता दिए, यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम्स, विंटर गेम्स, और ये चौथा हो गया एक पैरा गेम्स। अभी लेटेस्ट संस्करण भी मैंने आपको बता दिया और लास्ट टाइम जो हुए थे वो भी आपको रिवाइज करा दिए, तो इनको ऐसे ही रट लेना। अब जब इसका विजेता भी हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सिटी गेम्स का, ये लिस्ट में आपको वापस रिवाइज कराऊंगा, तो बस आपको कंटिन्यू रखना है अपने आप को। किसी भी दिन आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, इतना ध्यान आप रख लेना, बाकी ध्यान मैं रख लूंगा। कई मजबूरी आ जाती है ना, छुट्टी करनी पड़ जाए, तो बाद में आप उसे एक्स्ट्रा टाइम देकर के कवर करना, लेकिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर भी मजेदार है। भारत और बांग्लादेश दोनों इसमें विजेता रहे। अब आप सोचोगे दोनों विजेता कैसे हो गए, क्या कारण रहा, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं, ये है क्या? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 ये है, जो कहां पे हुआ? ढाका, बांग्लादेश में हुआ। और मैंने आपको बताया इसमें फाइनल में भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फाइनल में दोनों का स्कोर बराबर था, फिर लास्ट में सिक्का उछाल करके भारत को विजेता भी घोषित कर दिया गया, पर वहां पे घरेलू दर्शकों और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के विरोध के कारण फिर दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया। तो भारत और बांग्लादेश इसमें विजेता रहे। तो यह अच्छा प्रश्न है एक तरह से। इस तरह का अगर प्रश्न आपके सामने आता है और कोई स्टूडेंट अगर पढ़ के नहीं जाता इसे एग्जाम में, तो सबसे पहले सी ऑप्शन को ही एलिमिनेट करेगा, उपर्युक्त दोनों, कि ये तो हो ही नहीं सकते, कोई भी एक ही विजेता होगा। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, फुटबॉल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। यूं समझ लो पिछले 1 साल में फुटबॉल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे वो आप रिविजन करने वाले हो। एक अभी आपको याद होगा, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया था? मैरी एयरब्स को। ये इंग्लैंड की गोलकीपर है। बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसके अभी अध्यक्ष आपको याद होगा भारतीय मूल के बने थे समीर शाह, और इन्होंने बेस्ट टीम ऑफ द ईयर चुना था मैनचेस्टर सिटी को, ये भी याद रखना। और अभी जो 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 हुआ था सऊदी अरब में, उसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता था। अच्छा, इसके अलावा याद रखना कि अभी बैलन डी और पुरस्कार किसे मिला? तो पुरुषों में तो लियोनेल मेसी को मिला है जो अर्जेंटीना के हैं, और महिलाओं में एटना बोनमाटी को मिला है जो कि स्पेन की है। और आपको याद होगा भी 2023 में फीफा अंडर 17 जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, और इसमें विजेता रहा था जर्मनी, फ्रांस को रहा था। वहीं फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में जो हुए थे 22वां संस्करण कतर में हुए थे, जिसका मैस्कॉट लाइव था, उसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था, फ्रांस को हरा दिया था उसने भी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि लियोनेल मेसी गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था, फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट अवार्ड, और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था। अगले वाले 2026 में होंगे 3 देशों में, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और अभी 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप हुआ था यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट तजुनी था, उसको स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। और 2000 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो अर्जेंटीना में हुआ था, उसको उरुग्वे ने जीता था इटली को हरा करके। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी की थी भुवनेश्वर ने, इसको भारत ने जीता था लेबनान को हरा करके। और 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी, ये फाइनल सऊदी अरब में हुआ था, कर्नाटक ने जीता था मेघालय को हरा करके। और 132वां जो डूरंड कप हुआ था ये कोलकाता में हुआ था, इसको मोहन बागान ने जीता था ईस्ट बंगाल को हरा करके। देखो पहले फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा, उसको देखते हैं। इसका स्थापना होता है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और फुटबॉल से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप। और एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं पूछेंगे तो 11 प्लेयर होते हैं, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में राजस्थान के ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट का निधन हो गया। आपसे पूछ रहे हैं उन्हें भी 2024 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा पद्मश्री। तो अभी 2024 में ही पद्मश्री पुरस्कार यानी कि भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए इनको चुना गया था। राजस्थान के ध्रुपद गायक पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग इनका पूरा नाम है, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। बीमार चल रहे थे काफी टाइम से ये, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। 2 कारण से इनका नाम न्यूज में आ गया। देखो, एक तो अभी निधन वाले केस में हाल ही में निधन आ गया तो ऑब्यूचरी सेक्शन में जाएगा इनका नाम, और अभी
पद्मश्री के लिए इनको चुना गया, तो अवार्ड वाले सेक्शन में इनका नाम न्यूज में रहा था। तो 2 कारण से नाम न्यूज में रहा, तो नाम इंपॉर्टेंट है। और अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं, स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर आपके लिए। आप जानते हो अभी पद्म पुरस्कारों में चलो मैं आपको रिवीजन कर रहा हूं मोटा मोटी। तो कितने पद्म पुरस्कार? 132, जिसमें पद्म विभूषण 5 को, पद्म भूषण 17 को और पद्म श्री 10 को। और पद्म विभूषण तो 5 है ही सही, भारत रत्न भी 5 है। भारत रत्न कौन कौन? कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। ये तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। बाकी इनसे संबंधित थोड़ा थोड़ा डिटेल मैंने आपको कल के वीडियो में दे दिया था। अगर कल का वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। और 5 जो पद्म विभूषण है उनका भी रिवीजन करते हैं। एक वैजयंती माला बाली है एक्ट्रेस, बिंदेश्वर पाठक है जिन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एक चिरंजीवी है एक्टर है, और हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी, और एक है पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में इनको मिला था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। तो हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप कह सकते हो विश्व स्तर पर दालों के महत्व और उसके माध्यम से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाते हैं। इस बार की थीम है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगों, यानी कि पल्सेस नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। पहली बार इस दिन को 2019 में मनाया गया था। और आपको बता दूं कि 2016 को दलहन के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में मनाया गया था। अभी आपको याद होगा लास्ट टाइम 2023 को बाजरे का अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी कि मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में आपने इसको मनाया था। अब आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब दो, 2024 को हम किस वर्ष के रूप में मना रहे हैं? ये हम पढ़ चुके हैं प्रश्न, देखिए किस किस को याद है अभी। बाकी मैं आपको फरवरी के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो रिवाइज करा देता हूँ। 1 फरवरी को आपको याद है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को एक तो अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था, जिसकी थीम थी टूवर्ड्स विच चैलेंज दोज इन पावर। 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया और 10 फरवरी को ये विश्व दलहन दिवस मना रहे हैं। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। तो प्रतिष्ठित संगीतकार है प्यारेलाल शर्मा, जिनको अभी लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में L सुब्रमण्यम और कविता सुब्रमण्यम के द्वारा प्रदान किया गया। तो प्यारेलाल शर्मा, इनको उनके मशहूर गीत टंग टंग डंग 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 दिना दिन था, माई नेम इज लखन, उसके लिए जाना जाता है। और संगीत में अगर आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, तो संगीत के क्षेत्र में एक फेमस जोड़ी का नाम आपने जरूर सुना होगा, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी। तो ये वही है प्यारेलाल, जिसमें लक्ष्मीकांत का तो निधन हो चुका है। इन दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बहुत फेमस सॉन्ग दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका नाम एक और कारण से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्यारेलाल शर्मा, इनको अभी पद्म भूषण भी दिया गया 2024 में, और अब ये लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। और इस बार ये इस पुरस्कार का 33वां संस्करण है, जिसकी स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें 1992 में L पिता और गुरु V लक्ष्मी नारायण की याद में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। बाकी ऑप्शन भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ। BR कंबोज, अभी MS स्वामीनाथन पुरस्कार इनको मिला। MS स्वामीनाथन आप जानते ही हो, हमारे हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। अभी भारत रत्न इनको मिला है, तो ये नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। बाकी टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला अभी सुकृता पॉल कुमार को, और मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार मिला अभी सविता कंसवाल को। इंपॉर्टेंट नाम है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डिजिटल के नए MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा नवीन ताहिलयानी। तो अभी नवीन ताहिलयानी ये टाटा डिजिटल के नए MD CEO बन गए हैं। और वे किनका स्थान लेंगे? प्रतीक पाल का स्थान लेंगे। टाटा डिजिटल ये टाटा सन्स की ही सब्सिडरी कंपनी है, और ये जो टाटा डिजिटल है इसकी स्थापना भी 2019 में हुई थी। और ये जो नवीन ताहिलयानी है, ये अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में MD CEO थे, जो कि अब टाटा डिजिटल के नए MD CEO होंगे। बाकी उपेंद्र द्विवेदी का नाम जरूर याद रखेंगे, भारतीय सेना में अभी उप प्रमुख वाइस चीफ बने हैं। और अनिल कुमार लाहौटी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। तो दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी फरवरी 2024 में आयोजित आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू जी। अभी 10 फरवरी 2024 को ही वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है ये आदि महोत्सव। अभी इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में।
और इसका उद्घाटन किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इस महोत्सव का आयोजन किसने किया? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में ट्राइफेड ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया 10 से लेके 18 फरवरी 2024 तक। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आदिवासी कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उपज और स्वादिष्ट आदिवासी व्यंजनों का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट महोत्सव जो अभी न्यूज में रहे थे, मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। जैसे कि बंगस वैली महोत्सव, इसका आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में वैसे सरस मेले का आयोजन भी होता है। अभी पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल यहाँ मनाया गया था, लेवेंडर फेस्टिवल यहाँ मनाया गया। नवरोज नववर्ष का संबंध पूछे तो पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव अंडूरी मनाया गया था अभी उत्तराखंड में। नुआखाई त्योहार ये मनाया जाता है उड़ीसा में। बोनालू उत्सव अभी तेलंगाना में मनाया गया। याद रखना, तेलंगाना का एक और फेमस महोत्सव है बथुकम्मा, जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अभी यहाँ पे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया गया था। केर पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा का है। बिहू महोत्सव असम का है। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव अभी गोवा में मनाया गया था। और एंथोरियम महोत्सव ये मिजोरम का है। और ये नाडा हब्बा, एक याद रखना आप, ये कर्नाटक का जो दशहरा मेला होता है उसको नाडा हब्बा कहा जाता है। और बन्नी उत्सव ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। 10-8 इंपॉर्टेंट महोत्सव मैंने आपको रिवाइज कराए जो अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा सिक्किम। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, अभी उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा कर दी है। तो अब 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी। आपको बता दूं कि 2004-05 से पुरानी जो पेंशन योजना है उसको बंद कर दिया गया था। भारत सरकार ने इसे बंद करके 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू कर दी थी, जिसे पश्चिम बंगाल को छोड़ करके धीरे धीरे सभी राज्यों ने अपना लिया था। तो अब उस पुरानी पेंशन स्कीम को वापस से लागू करने वाला, उसे फिर से बहाल करने वाला, याद रखना, उत्तर पूर्व का ये पहला राज्य बन गया है सिक्किम। अब बात सिक्किम की है तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल इसके गंगटोक हो गई। और हमने कहा मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है, जिन्हें PS गोले भी कहते हैं। और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अच्छा, एक लोसांग उत्सव आपने सुना होगा। लोसांग उत्सव ये यहीं पे मनाया जाता है। बुमचू उत्सव आपने सुना होगा, ये भी यहीं पे मनाया जाता है। और अभी सिक्किम की राजकीय मछली बनी थी कुछ समय पहले ही, उसका नाम केटली है, याद रखना। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यानी कि क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि इस बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन कौन पहली बार इस चैनल पे आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्विज और PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया। और आज लाइक के टारगेट को याद रखना, 7000 लाइक्स का है। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना प्लीज। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? मैंने नहीं पूछ लिया आपसे, तो उत्तर में ऑप्शन में देखेंगे तो रतन टाटा आंसर होगा। आपको तो ये याद रखना है किसे किसे मिला है। फिर आपसे पूछा था अभी चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? असम में। और नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? नांगोला मुम्बा। और अभी फरवरी में ही विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नरेंद्र कुमार यादव को। और अभी किसे अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोएडा प्राधिकरण को। अभी विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। और किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? हरियाणा में। और आखिरी प्रश्न पूछा था यूनाइटेड अरब अमीरात ने किस भारतीय को गोल्डन वीजा प्रदान किया? तो आनंद कुमार। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।